A very good evening to my dear students. Welcome to Performer Coaching Classes. तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बेसिक्स को हमने सीखा था कि हम किस तरीके से किसी भी पॉइंट को प्लॉट कर सकते हैं और अगर कोई पॉइंट प्लॉटेड है तो हम कैसे उसकी पोजीशन को जान सकते हैं। ठीक है, आज हम उसी का एक टॉपिक अहेड बढ़ रहे हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब अगर हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब हमारे कोऑर्डिनेट्स पे अगर कोई भी दो पॉइंट्स गिवन है, उनके बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालने बोल दे तो हम किस तरीके से डिस्टेंस निकाल सकते हैं। लेट्स सपोज एक पॉइंट हमारा यहाँ पे है और एक पॉइंट हमारा यहाँ पर है। ठीक है, अब हमको इन दोनों पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, एक्स एक्सिस पहले लिखते हैं, वाई बाद में लिखते हैं, तो 5,5 होगा। और इसका कोऑर्डिनेट होगा -7, -3। ठीक है, तो अब 5,5 है और -7, -3 है, इन दोनों के बीच का हमको डिस्टेंस निकालना है। तो अगर हमको दो पॉइंट्स दिए, उनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो हमारे पास एक फॉर्मूला होता है जिसको हम डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं। हम इन जनरल लेके चलते हैं। देखिए, लेट्स सपोज एक पॉइंट ए है x1, y1। ठीक है, और एक दूसरा पॉइंट है b x2, y2। ठीक, हमें क्या करना है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस यानी ए बी लेंथ को कैलकुलेट करना है। ए बी लेंथ को हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर हम इसमें अपनी वैल्यूज को पुट कर दें, बेसिकली आप x के डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए, y के डिफरेंस का स्क्वायर कर दीजिए और उन दोनों को ऐड कर दीजिए, जो आए उसका अंडर रूट निकाल दीजिए। तो क्या मैम, अगर मैं x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 ले लूं तो कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे स्क्वायर करना है। अगर आपका आंसर नेगेटिव भी आ रहा है तो आपका स्क्वायर करके पॉजिटिव ही होगा। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे x2 माइनस x1 की जगह x1 माइनस x2 कर देते हैं तो भी कोई फर्क नहीं पड़ना है। ठीक है, तो आपको बेसिकली क्या करना है, x कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालना है, y कोऑर्डिनेट्स का डिफरेंस निकालना है, दोनों के डिफरेंस का स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड करके अंडर रूट निकालना है। ये होता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। अब जैसे हमने यहाँ पे एक पॉइंट लिया था 5,5, इसको मैं p मान लेती हूँ, और दूसरा पॉइंट मैंने लिया था -7, -3, इसको मैं q मान लेती हूँ। यानी p है मेरा 5,5 और q है मेरा -7, -3। मुझे बोला गया कि आप पी क्यू निकालिए, यानी डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट पी एंड क्यू, यानी दिस विल बी द लेंथ पी क्यू। तो पी क्यू निकालिए। तो अगर मैं पी क्यू निकालती हूँ तो मैंने आपसे क्या बताया कि दोनों के एक्स का डिफरेंस करो, 5 माइनस -7 इसका स्क्वायर प्लस दोनों के वाई का डिफरेंस 5 माइनस -3 और इसका स्क्वायर। 5 + 7 12, 12 का स्क्वायर 144 प्लस 5 + 3 8, 8 का स्क्वायर 64। तो हमारा आ गया 208 यूनिट। ओके, हम इसके यूनिट क्या लिखते हैं, हम केवल यूनिट लिखेंगे। हम यहाँ पे सेंटीमीटर नहीं लिख सकते, मीटर नहीं लिख सकते। क्यों? क्योंकि हमारे कोऑर्डिनेट्स हैं, हमारे कोई भी लेंथ नहीं दे रखी यहाँ पे, तो आप किसी भी पर्टिकुलर डिराइव्ड यूनिट्स में बात नहीं कर सकते, क्योंकि आपके दो कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं। तो उनके बीच का जब आप डिस्टेंस निकालेंगे तो उसके आगे आप केवल यूनिट लिखिए, क्योंकि आपको पता ही नहीं है यूनिट क्या है। ठीक है, तो इस तरीके से हम डिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। दिस इज कॉल्ड डिस्टेंस फॉर्मूला। चलिए एक क्वेश्चन को देखते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट P -4,7 एंड Q 2,-5। ठीक है मैम, अभी आपने बताया था कि डिस्टेंस फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर कर रहे हैं, तो देखिए 2 माइनस -4 का होल स्क्वायर प्लस 7 माइनस -5 का होल स्क्वायर। आप बिल्कुल पोजीशन की फिक्र मत करिए, आप कोई भी ले सकते हैं, उससे हमारे आंसर पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो आंसर में आएगा हमारा 2 + 4 का होल स्क्वायर यानी 6 का स्क्वायर 36 प्लस 2 + 4 6, 6 का स्क्वायर 36, 7 + 5 12, 12 का स्क्वायर 144। तो हमें आंसर में मिलेगा 180। अब अंडर रूट 180 इज द डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q। हम इसको चाहे तो थोड़ा और सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं
9 इंटू 2 हमारा 18 होता है और 5 इंटू 2 हमारा 10 होता है। मतलब जब आप इसका फैक्टराइज करेंगे 9 का अंडर रूट 3 होता है और 2 दोनों पेयर में है, तो उसको भी हम बाहर निकाल के इसको 6√5 यूनिट भी लिख सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपको पी क्यू डिस्टेंस निकालना है, आप डिस्टेंस फॉर्मूला लगाइए, आप पी और क्यू के बीच का डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए अब थोड़ा सा क्वेश्चन में चेंजेस हो रहे हैं, ध्यान से पढ़िएगा क्वेश्चन को। फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस, फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस। इसका मतलब अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका क्या जीरो होगा, वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। अगर कोई पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसके वाई कोऑर्डिनेट जीरो होंगे। तो हम लिखेंगे लेट द पॉइंट पी बी ए कॉमा जीरो। क्यों ए कॉमा जीरो, क्योंकि हमारा एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है तो हमें ए कॉमा बी लेने की जरूरत नहीं पड़ी। क्वेश्चन में एक्स एक्सिस दे रहा था तो हमें पता चल गया अगर एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है इसका मतलब उसका वाई कोऑर्डिनेट जीरो होगा। फाइंड दोज पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस ईच ऑफ विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 यूनिट। यानी आपको डिस्टेंस कितना दे दिया है, 5 यूनिट फ्रॉम द पॉइंट ए, और एक दूसरा पॉइंट है ए 5, -3। बेसिकली आपको दे रखा है कि एपी की वैल्यू क्या है, 5 है। एपी की वैल्यू क्या है, 5 है। तो एक बात बताओ बच्चा, अगर एपी की वैल्यू 5 है तो एपी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 25। मैम आपने स्क्वायर क्यों किया, मैंने स्क्वायर इसलिए किया क्योंकि अगर मैं एपी अगर लिखती तो मैं अंडर रूट में लिखती, है ना। मेरे को अंडर रूट पूरा कॉम्प्लेक्स लगता है तो मैंने अंडर रूट हटाने के लिए पहले ही स्क्वायर कर लिया, झंझट का था। तो एपी इज इक्वल टू 5 था, मेरे को एपी हटाना था तो मैंने स्क्वायरिंग बोथ साइड करके एपी स्क्वायर इज इक्वल टू 25 लिख लिया। अब मुझे अंडर रूट लगाने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करो। यस मैम, तो a - 5 का होल स्क्वायर प्लस 0 - -3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 25, क्योंकि हमारा एक है पॉइंट a, 0 और दूसरा है पॉइंट 5, -3। तो a - 5 का होल स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 25। 9 को 25 के पास भेजते हैं। a - 5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। यानी अगर मैं बोलूं a - 5 की वैल्यू क्या आएगी, +-4। +4 भी आ सकती है और -4 भी आ सकती है, क्योंकि दोनों का स्क्वायर हमको क्या मिलेगा, 16 मिलेगा। ठीक है, अब अगर मैं a - 5 की वैल्यू 4 लेती हूँ तो मेरी a की वैल्यू आ गई 9, और अगर a - 5 की वैल्यू -4 लेती हूँ तो मेरी a की वैल्यू आ गई 1। दैट मीन्स ऐसे p के दो आंसर आ रहे हैं, पहला 9, 0 और दूसरा 1, 0। ये दोनों आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ध्यान से समझिएगा, क्वेश्चन टफ नहीं है, बस मैं आपको वेराइटीज टच करा रही हूँ। फाइंड द सेंटर ऑफ द सर्कल। एक सर्कल है, उस सर्कल का सेंटर अपने को नहीं पता है, उसको मान लेते हैं x, y। ठीक है, दिस इज सेंटर O। ये जो सर्कल है पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, ये सर्कल 3 पॉइंट से पास कर रहा है, ऐसा इन्होंने दिया हुआ है। पहला 6, -6, 3, -7 और 3, 3। ठीक है, तो एक बात बताइए, जब भी हम सेंटर से सर्कल के किसी भी पॉइंट का डिस्टेंस निकालते हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं, रेडियस बोलते हैं। अगर मैं इस पॉइंट को A बोल दूं, इसको B बोल दूं और इसको C बोल दूं, तो क्या OC, OA और OB, OA, OB और OC तीनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, क्योंकि तीनों ही क्या है, रेडियाई है। तीनों ही क्या है, रेडियाई है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, O और A का डिस्टेंस निकालते हैं, O और B का डिस्टेंस निकालते हैं, O और C का डिस्टेंस निकालते हैं। चलिए पहले OA निकालते हैं। OA इज अंडर रूट ऑफ x - 6 का होल स्क्वायर प्लस y + 6 का होल स्क्वायर। OB इज अंडर रूट ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 7 का होल स्क्वायर। और OC इज अंडर रूट ऑफ x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 3 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए दो इक्वेशंस हैं और दो अननोन दो अननोन है तो हमें दो इक्वेशंस बनानी पड़ेंगी। पहली इक्वेशन OA इज इक्वल टू OB, पहली इक्वेशन ये बनाएंगे
और दूसरी बनाएंगे ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। मैम मैंने दोनों को इक्वल लिखा है तो क्या मैं स्क्वायरिंग बोथ साइड कर सकती हूँ? बिल्कुल कर सकते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं ओ ए स्क्वायर इज इक्वल टू ओ बी स्क्वायर, और इसको लिख सकते हैं ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ सी स्क्वायर। ओ ए स्क्वायर को मैं लिखूंगी एक्स माइनस सिक्स का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस सिक्स का होल स्क्वायर, और ओ बी स्क्वायर हो जाएगा एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस सेवन का होल स्क्वायर। सिमिलरली यहाँ पे मैं लिखूंगी एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस सेवन का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स माइनस थ्री का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस थ्री का होल स्क्वायर। अच्छा, अगर मैं यहाँ देखूं सेकेंड इक्वेशन में, ये मेरी पहली इक्वेशन है, ये पहली है, अभी मैं एक्सपैंड करूंगी, ये पहली है और ये दूसरी है। तो इधर लेफ्ट हैंड साइड पे भी एक्स माइनस थ्री और राइट हैंड साइड पे भी एक्स माइनस थ्री है, तो क्या मैं डायरेक्ट कट कर दूं बिना किसी क्वेश्चन को आगे प्रोसीड किए? कर सकते हैं क्योंकि सेम ही है ना। ओके, अब है y प्लस सेवन। अब यहाँ पे हमारा बच गया वाई स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14y, और यहाँ बचा वाई स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6y। अच्छा, आपको याद है ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? वही लगाया है मैंने। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है बच्चा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। याद रखिएगा, आप लोग इसमें बहुत गलतियां करते हो, आप केवल ए स्क्वायर और बी स्क्वायर लगा देते हो और छोड़ देते हो। नहीं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab लेना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab लेना है। ठीक है, अब देखिए दोनों ही तरफ वाई स्क्वायर है, वो कट गया। ठीक है, अब यहाँ बचा हमारा 20y, और यहाँ बचा माइनस 49, यानी y की वैल्यू जो यहाँ से आ रही है वो आ रही है -49 बाय सॉरी 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 -40 है, यानी माइनस, ओके करेक्शन, यहां से हमारी y की वैल्यू आ गई -2। ठीक है, y की वैल्यू -2 आ गई। अब अगर हम यहाँ पे पुट करते हैं तो हमारा क्वेश्चन थोड़ा इजी हो जाएगा, है ना। तो हम यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 36 माइनस 12x प्लस, यहाँ y की वैल्यू अगर हम -2 पुट करते हैं तो -2 प्लस 6 क्या होता है? -2 प्लस 6 क्या होगा? 4, 4 का स्क्वायर 16 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 9 माइनस 6x प्लस, अब यहाँ अगर हम -2 पुट करते हैं तो -2 प्लस 7 क्या होगा? 5, 5 का स्क्वायर 25। तो जब हम इसको सॉल्व करके देखते हैं, दोनों साइड ही एक्स स्क्वायर है, कैंसिल हो गया। अब देखिए 12x को इधर ले जाते हैं तो यहाँ बचा हमारा 6x, और ये हो गया हमारा 25 और 9 34, और इधर आता है तो 36 है, यानी 2 प्लस 16 18 बचा, तो x इज इक्वल टू आ गया हमारा 3। तो हमारा जो सेंटर है O, उसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया? 3 कॉमा -2। ठीक है, 3 कॉमा -2। इस तरीके से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। आपने देखा यहाँ पे हमारे पास दो वेरिएबल था सेंटर पॉइंट पे, एक्स और वाई। तो हमने एक्स और वाई दोनों को सॉल्व करने के लिए एक कॉन्सेप्ट उठाया, ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ बी इज इक्वल टू ओ सी। अच्छा, आप ओ ए इज इक्वल टू ओ बी और ओ ए इज इक्वल टू ओ सी भी ले सकते थे, उसमें भी कोई गलत नहीं है। ठीक है, तो आप किसी भी दो को इक्वेट कर दो और दो इक्वेशंस बना लो और एक्स और वाई को सॉल्व कर लो। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Find the points A 4,7, B P,-3, C 7,2 are the vertices of a right triangle। इसका मतलब एक राइट एंगल ट्राइंगल है इस तरीके से। ठीक है, और यहाँ पे अगर मैं A B C लिखूंगी क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री है और आगे बोला है राइट एंगल एट B, तो B की वैल्यू क्या है? P,3, A है 4,7 और C है मेरा 7,3। अब इसमें आपको P की वैल्यू फाइंड करने बोल रहा है। अगर आपको दे रखा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो देखते हैं आपको क्या क्लिक करेगा? पाइथागोरस थ्योरम। राइट एंगल ट्राइंगल मतलब पाइथागोरस थ्योरम। तो अगर मैं इस ट्राइंगल के बेसिस पे पाइथागोरस थ्योरम देखती हूँ, पाइथागोरस थ्योरम अगर मैं ट्राइंगल एबीसी के हिसाब से देखूं तो क्या होगा बच्चा? AC का स्क्वायर इज इक्वल टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर। AC क्या है हमारा? हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस कौन सा होता है? जो 90 डिग्री के ठीक सामने होता है। ठीक है, तो AB स्क्वायर प्लस AC BC स्क्वायर इज इक्वल टू AC स्क्वायर।
ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम है, बट इसमें पुट करने से पहले हम अलग से, इसी में अगर हम करेंगे तो थोड़ा क्वेश्चन लगता है कठिन हो जाता है। ठीक है, तो हम पहले अलग से निकाल लेते हैं, क्योंकि एसी इजी है, ए बी और बीसी में पी आएगा, आप कर सकते हैं। ठीक है, चलिए AC स्क्वायर हो जाएगा हमारा 7 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू AB हो जाएगा हमारा P - 4 का होल स्क्वायर प्लस 3 - 7 का होल स्क्वायर प्लस BC हो जाएगा 7 - P का होल स्क्वायर प्लस 3 - 3 का होल स्क्वायर। देखिए ये तो हमारा 0 हो गया, बाकी खत्म। यहाँ पे भी 3 - 7 का होल स्क्वायर था, यहाँ पे भी 3 - 7 का होल स्क्वायर था, वो भी कैंसिल हो गया, खत्म। अब देखिए 7 - 4 यानी 3 का स्क्वायर 9 इज इक्वल टू P स्क्वायर प्लस 16 - 8P प्लस 49 प्लस P स्क्वायर -14P। ठीक है, तो अब देखिए P स्क्वायर और P स्क्वायर क्या हो गया, 2P स्क्वायर। ठीक है, और -8P और -14P क्या हो गया, -22P। 49 में से 9 चला जाएगा, क्योंकि इधर मतलब लेफ्ट हैंड साइड पे 9 भी है, तो इधर आके माइनस हो गया 40 और 16 यानी 56 इक्वल टू 0। अब मैं P 2 कॉमन ले सकती हूँ पूरी इक्वेशन में से, तो मेरा P स्क्वायर -11P प्लस 28 इक्वल टू 0 बचा। अब मेरा यहाँ पे 28 है, फैक्टराइजेशन से कैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करते हैं, मिडिल टर्म को स्प्लिट करते हैं, आई होप आपको ये पता होगा। तो P स्क्वायर -28 को ब्रेक करना है, तो 7 4 जा 28 और 7 और 4 को ऐड करने पे हमको 11 भी मिलता है, तो 7P - 4P प्लस 28 इक्वल टू 0। P कॉमन लिया, P -7 आ गया, -4 कॉमन लिया, P -7 आ गया, यानी P -7 और P -4। तो P की वैल्यू आ गई 7 और 4। तो B पे जो पॉइंट P है उसकी दो पॉसिबल वैल्यूज हैं, 7 और 4। ठीक है, तो अगर हम 7,3 ले लें, B की वैल्यू अगर हम 7,3 लेते हैं, तो क्या वो एक्यूरेट है? नहीं, वो एक्यूरेट क्यों नहीं है? क्योंकि हमारा C 7,3 ही है। ठीक है, तो इसलिए 7 को हम क्या करेंगे, रिजेक्ट कर देंगे, और हमारा आंसर P का केवल क्या बचेगा, 4 बचेगा। तो हमारा बी वाला जो वर्टेक्स है वो बन गया 4,3। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्वेश्चंस को सॉल्व करना होता है। अगर आपको डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करना है तो आई होप अब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप सारे क्वेश्चंस डिस्टेंस फॉर्मूला के इजीली कर लेंगे। ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेरी होती है, अगर आपको लगता है कि आप कहीं फंस रहे हैं, तो आप, मैं डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी दी है, उस ईमेल आईडी पे आप एक मेल ड्रॉप करिए, आपको उसका रिस्पॉन्स जरूर मिलेगा। और अगर आपको ये क्वेश्चंस को करना है तो प्लीज वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करेंगे, फिर उसके बाद से मेरे सोल्यूशन को समझिएगा, आपको अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको वीडियो समझ में आ गई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए, चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि सबको ये नॉलेज मिल सके और आपके साथ साथ मेरी भी ग्रोथ हो सके। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय।